हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 को हम लोग इससे पहले चैप्टर 1 को पढ़ चुके हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स कब स्टार्ट किए? जब हम लोग का हिस्ट्री खत्म हो गया। जैसा कि बताया गया था, हिस्ट्री खत्म होगा तब आप लोग का इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा। तो हम लोग का एक चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो देख लीजिए, हिस्ट्री देखिए, सब जितना भी 10th का किताब है सबका वीडियो डेली आ रहा है ना, डेली देख लीजिए। चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, स्टेट एंड नेशनल इनकम, है ना बाबू रे। हम लोग का राज्य जो है और क्या बोलता है देश, इसका पैसा कैसे आता है, कहाँ से क्या होता है ना, इसके बारे में हम लोग बेहतरीन से आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय परिचय, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे पहले इसको जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है बाबू रे हम लोग का इस चैप्टर का? किसी देश की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए उसके राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का अध्ययन बहुत आवश्यक होता है। राष्ट्रीय आय से हमें यह पता चलता है कि देश में कुल उत्पादन कितना हुआ, है ना बाबरे। देश में कितना पैसा हुआ उससे क्या पता चलता है? वहाँ का कितना ज़्यादा निकलता है, धान गेहूँ जो उपज करता है, कितना पैदावार हुआ है ना, उत्पादन हुआ। लोगों की आय कितनी है, कितनी बड़ी, और देश की प्रगति किस दिशा में हो रहा है ना। अगर घटा लग रहा है, जैसे अगला साल हुआ मान करो 4 ट्रिलियन हुआ था, 400 करोड़ लगभग कमाया था इंडिया, तो इस साल कम हो गया, तो इसका क्या समझ में आएगा? जो आदमी भूखे मर रहा है। देखता है खेती बाड़ी सब कम हो गया, आदमी गरीब ज्यादा हो रहा है पहले से, है ना बाबू। राज्य की आय, स्टेट इनकम। स्टेट इनकम मतलब जैसे बिहार राज्य है, सब राज्य अलग अलग राज्य है। राज्य की आय से तात्पर्य है किसी एक राज्य की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। इसे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GSDP, है ना। देखो, जो पूरा राष्ट्र का जो बनता है ना, जब पूरा राष्ट्र में जितना पैसा आया उसको हम लोग बोलते हैं GDP, है ना। कितना GDP है? GDP मतलब क्या? ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। ये हम लोग का किससे पता चलता है? देश का बारे में पता चलता है कि कितना पैसा है देश में। और GSDP में पता चलता है उस राज्य के पास में कितना पैसा, GSDP में, है ना बाबरे। उससे राज्य का पता चलता है कितना पैसा है। राज्य की आय से हमें यह पता चलता है कि कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कितना विकसित है। सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी राज्य के पास में है और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी केरल है। केरल, मुंबई पढ़ा लिखा राज्य। सबसे ज्यादा दुनिया मतलब इंडिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है केरल। केरल में क्या होता है? 99.9, 1% आदमी है जो वहाँ पे अनपढ़ है, बाकी सब क्या है? पढ़ा लिखा है। इसलिए यहाँ का अनपढ़ आदमी तो खड़ाता है ले जाके केरल में। समझ रहा बात? तो यहाँ जितना भी सुनोगे यहाँ से सबको जा रहा है केरल खटने के लिए। पढ़ा लिखा वाला आदमी जहाँ रहेगा, वो जो नहीं पढ़ेगा उसको खटना पड़ेगा उसके पास में। बात समझ में आ रहा है? तो वो लोग करता है हमेशा। बिहार में कितना है? 30 या 40% पढ़ा लिखा, बाद बाकी 70-80% क्या है? बुड़बक बोका सब है, खाली खाने जानता है और कुछ नहीं करने जानता है। तो इसलिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ोगे तब ना तुम खटा पाओगे किसी को रे। तुम नहीं पढ़ोगे दूसरा के पास वहीं जाकर खटोगे तुम जाके। चलो, अब ये सोचोगे सब कोई पढ़ेगा ही, तो सब कोई नहीं पढ़ता है। तुम ही देखो अपने तुम्हारा एक ग्रुप में कितना आदमी पढ़ रहा है तुम लोग के साथ में? ये 5 आदमी हो तुम लोग, 6 आदमी हो तुम लोग, सब नहीं पढ़ता है। ये तुम मत सोचो, तुम सोचो हम पढ़ेंगे। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है उससे? सब कोई पढ़ता ही नहीं है। ये सोचो सब कोई नहीं पढ़ रहा है, खाली हम ही लोग 2-3-4 आदमी हैं जो पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ऐसा पढ़ेंगे जो आगे चल के नौकरी लेंगे, ये सोच कर रखो दिमाग में। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक निश्चित समय, आमतौर पर एक वर्ष में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। इसे भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा गणना की जाती है ना बाबरे। CSO द्वारा गणना की जाता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं पूछ लेगा तो लिखना, एक देश के नागरिक द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पन्न सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्यों को राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। याद रहेगा राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? ये आंसर दे देना, है ना। ये सब क्वेश्चन पूछता है लगभग।
आगे देख लेते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ राष्ट्रीय आय के प्रमुख घटक। तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, पहला है कृषि क्षेत्र। अगर किसान आगे नहीं रहेगा तो आदमी भूखे मर जाएगा, किसान की वजह से नहीं खा रहे हो रे। एग्रीकल्चर सेक्टर है ना बाबू रे, खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि ये सब कौन करता है? कृषि। खाली हम लोग का दिमाग में, हम लोग गांव के आदमी के पास में दिमाग में क्या बैठ गया है, जो खाली जाके धान उगाए और क्या बोलता है मकई उगाए, यही तो खेती हुआ, यही तो कृषि हुआ। बोका सब है हम लोग गाँव का आदमी सब, या और सब आदमी। तुम्हारे पास में इतने इतने जमीन है, बुड़बक कहेगा, तुम लोग क्या करो, गड्ढा खोदवा दो, मछली पालो। जितना खेती में नहीं कमा रहे हो ना, उससे 10 गुना नहीं कमाया तो मेरा नाम इजाज नहीं है। पशुपालन, गाय पालो, भैंस पालो, उसमें क्या होगा, तुम्हारा तो गाय भैंस का तुमको दाम पैसा मिल ही रहा है, प्लस उसमें क्या हो रहा है, तुमको दूध का भी पैसा मिल जा रहा है वहां से। तो पैसा बहुत है, मगर दिमाग रहेगा तब ना रे। इसको भी क्या बोलते हैं? कृषि बोलते हैं। पशुपालन को भी कृषि बोलते हैं। और भी जैसे पोल्ट्री फार्म खोल दिया, पोल्ट्री फार्म करके, तो उस समय पैसा ज़्यादा लगता है, मगर ये मछली उछली में पैसा नहीं लगता है। इसमें तो सरकार देता है बहुत सारा पैसा, इसमें पालने उलने के लिए, करने के लिए, पोल्ट्री फार्म के लिए भी देता है पैसा। औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर, खनन, विनिर्माण, बिजली आदि है ना, ये सब क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर है। सेवा क्षेत्र, सर्विस, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्या बाबू ये सेवा क्षेत्र। औद्योगिक में क्या होता है? कोई भी चीज बनता है, जैसे हम ही लोग गाँव में अभी तुम चाहोगे, पढ़ लिख लोगे बढ़िया से, अगर तुम्हारे अंदर में जुनून रहेगा हम कुछ करना, कोई ना कोई चीज का फैक्ट्री खोल लोगे, आराम से चलाओगे। जैसे मान के चलो तुम, हम लोग गांव में क्या क्या चीज चल सकता है? एक तो चल सकता है पानी का फैक्ट्री, पानी बिस्लरी वाला घर घर भी पहुंचा सकते हो, और बोतल में भर के, ज्यादा नहीं 2-3 लाख रुपया लगता है, हो गया। तो 2-3 लाख रुपया बड़ा बात नहीं है, वो हो जाता है। दूसरा बात क्या, जो क्या बोलता है भोजी में पत्ता उत्ता बनता है, उसको भी बना के बेच सकते हो। मेहनत चाहिए, लगन चाहिए, बन जाएगा आदमी। ये सब सिखाएंगे तुम लोग को, हम करके सिखाएंगे तुम लोग को। देखो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ये सब तुम लोग को सिखाएंगे नहीं, ये सब हम करके दिखाएंगे। देखो ऐसे किया जाता है, तब आगे चल के हम मरेंगे, तुम लोग रहेगा, तुम लोग सीखेगा, सब मरेगा ना। कोई ऐसा हो जिंदगी भर रहने वाला। सेवा क्षेत्र क्या, परिवहन, बैंकिंग, ये तो वो सब तो, ये सब तो दूर की बात है। एक चीज तुम लोग को बहुत जल्दी सिखा देंगे तुम लोग को, अगला साल से 100% सबको एक और काम सिखाएंगे तुम लोग को, जो तुम लोग को बैंक, ऑनलाइन, फोटोकॉपी, उसके बाद क्या बोलता है जितना भी ऑनलाइन वाला काम हुआ, इससे कैसे कमाना, धुल्ला झाड़ कमाओगे। रसीद काटने के लिए सिखा देंगे कंप्यूटर क्लास में। अपना दुकान खोलना, घर के आगे में बैठना, कंप्यूटर लेके राधा देना, बहुत पैसा कमाओगे। अभी तो उतना बुड़बक है, अभी उतना चालाक नहीं हम लोग गाँव का आदमी सब, धीरे धीरे चालाक होगा। तो ये सब तो अगला साल से ही सिखाना स्टार्ट करेंगे। बाकी बनाने वाला सिस्टम 2-3 दिन तो खोलेंगे, तो उम्मीद है बहुत जल्दी सब स्टार्ट होगा। तो 100% कंप्यूटर क्लास में यही सब सिखाएंगे। और सब जगह में क्या करता है, ये सब नहीं सिखाता। तो सीख जाएगा तो जाके अपना दुकान खोल लेगा, ये कर लेगा। हम तुम लोग को उसी मकसद से ही खोल रहे हैं, जो भूखा नहीं मरना। अपना CSC सेंटर ले लेना, बैंक जितना पैसा वैसा निकालने के इधर लाइन लग कर रहता है ना रे, तुम खुद घर में निकालोगे बैठ के। कुछ नहीं है, ये सब बहुत आसान चीज़ है, कितना सिखाइए देंगे तुम लोग को। तो ये सब हुआ दिमाग लगाना। पढ़ोगे लिखोगे तब ना जानोगे जो क्या बोलता कैसे क्या। अब तुम जैसे तुम पढ़े ही नहीं, कंप्यूटर में बैठा इंग्लिश में लिखा हुआ, क्या समझ में आएगा तुमको? ऑनलाइन ही क्या हिंदी में लिखा हुआ, आर्टिकल लिखा हुआ, पढ़ोगे जानोगे तब ना क्या हो रहा है नहीं हो रहा। इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट। पढ़ लोगे ना, आगे में ऑप्शन बहुत खुला रहेगा। नहीं पढ़ोगे, देखो पढ़ाई तुमको ये नहीं बोला तुमको नौकरी ही करना है, तुम पढ़ लो, तुम्हारे पास में ऑप्शन है। तुम नहीं भी पढ़ोगे तुम जाके खटोगे, पढ़ लेके खटोगे, तो पढ़ लेके खटोगे ना, तुम्हारे दिमाग में घुसेगा बाद में। जब पछताने का मौका जब आएगा तब तुम सोचोगे क्या जो नहीं गलती हुआ। तो तुम्हारे पास में जब नहीं पढ़ोगे तुम्हारे पास में ऑप्शन नहीं रहेगा इधर आने का, तुम्हारे पास में इधर जाने का ऑप्शन रहेगा। पढ़ लोगे इधर से तुम इधर जा सकता, दिमाग लगा के। कड़कड़ा गया 2-3 महीना खर्चा किया दबा के, उसके आगे खोल लिया, कुछ भी कर लिया, बैंक खोल लिया, कुछ भी कर लिया, बहुत कुछ कर सकता है अगर चाह लेगा आदमी को। तो सबसे पहला काम है तुमको कम से कम इंटर तक तो पढ़ना चाहिए। तुमको कम से कम इंटर करो, 12 क्लास तक तो कितनों तेरा बाप माँ कुछ भी बोल रहा है, गाली सुन के पढ़ो। तुमको नहीं पढ़ाएगा, किसी तरह बोल बाल के तुम घर में पढ़ो, अपना इज्जत बना के रखो। नहीं तो क्या करेगा, तुम देखता होगा छोटा छोटा बच्चा सबको दिल्ली भेज देता है। रबीउल को भेज दिया, तो तुम्हारा बाप माँ तुमको देख रहा है तुम कितना क्या कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना बाहर में अड्डाबाजी कर रहे हो, तुमको देख रहा है। वो जान रहा है अच्छा हो गया है, 1 साल आ रहे हो, उसके बाद तो जाएगा झाड़ू बांधने के लिए।
समझ रहा है? तुम सोच रहा है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और तुमसे बड़ा काम कर रहा है तेरा बाप माँ। बोला अच्छा इस साल खिच्चा है, आगू सड़ जाता है ना रे। वही बात, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, है ना बाबरे। सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जो देश में उत्पादित हुई आय विधि इनकम मेथड कहलाता है। देश के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर का व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड कहता है। देश में वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल खर्च को जोड़कर किया जाता है क्या, वो राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान, है ना बाबरे। तो प्रारंभिक कार्य दादा भाई नौरोजी ने किया था। सरकारी स्तर पर 1955 में राष्ट्रीय आय सीमित नेशनल इनकम कम्युनिटी का गठन हुआ। वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। राष्ट्रीय आय के उपयोग, इसका उपयोग क्या क्या है। यूजेस ऑफ नेशनल इनकम, देश की आर्थिक प्रगति का मापन, प्रति व्यक्ति आय की गणना, विभिन्न क्षेत्रों की तुलना, आर्थिक नीति के विनिर्माण में सहायक, गरीबी और असमानता का आकलन। इससे राष्ट्रीय आय का मतलब पैसा कितना है उससे ये पता चलता है। जीडीपी में ना, जैसे देश में जो पैसा आ रहा है जीडीपी में, जो अमीर आदमी है जीडीपी जो है वो पूरा दुनिया में, जैसे मान लो 300 देश है, 300 देश है ना, तो इंडिया जो है जीडीपी में 5 नंबर में आता है। कितना नंबर में आता है बाबरे, 5 नंबर में। मगर प्रति व्यक्ति आय पर पर्सन कैपिटा उसमें जानता है लगभग 150 या 180 नंबर पे आता है। मतलब एक आदमी के पास में कितना पैसा है, वो अफगानिस्तान से भी बांग्लादेश से भी उसी के सामने आता है इंडिया। तो अमीर आदमी तो कमा रहा है झाड़ के, गरीब फकीर बन रहा है ना बाबरे। तो तुम लोग को फकीर नहीं बनना है, आगे सोच। देखो गरीब पैदा हुए तुम्हारा गलती नहीं है, गरीब मर जाओगे ना तब तुम्हारा गलती है। अमीर बन के मरना है, ऐसा वैसा नहीं, जो सोचोगे वो खरीद लो। भारत की राष्ट्रीय आय से जुड़ी समस्याएं, प्रॉब्लम्स इन एस्टिमेशन, असंगठित क्षेत्र का अभाव, सटीक आंकड़ों की कमी, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रभाव, घरेलू सेवाओं का मूल्यांकन कठिन, अवैध उत्पादन का समावेश ना होना। ये क्या कहा था हमने, राष्ट्रीय आय का समस्या होता है। प्रति व्यक्ति आय, ये हमारे पर कैपिटा इनकम है ना बाबरे। तो ये क्या होता है, इंडिया जो है ना पर कैपिटा इनकम में लगभग 150-60 नंबर में आता है, बहुत फकीर देश में आता है समझ लो। मतलब एक आदमी के पास में कितना पैसा है फकीरे में आ जाता है। काहे सरकार जो है गरीब का मदद नहीं कर रहा है, खाली अमीर सबका पीछे में। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय भागा कुल जनसंख्या, यह दर्शाती है कि औसतन एक व्यक्ति की आय कितनी है। इससे जीवन स्तर का पता चलता है। राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास का संबंध, राष्ट्रीय आय बढ़ाने का अर्थ है कि देश का कुल उत्पादन बढ़ा है। इससे रोजगार, जीवन स्तर और समृद्धि में सुधार होता है ना बाबरे। फटाफट खत्म कर रहे हैं, ये हम लोग का रिवाइज क्लास है इसलिए जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। भारत की वर्तमान स्थिति, एज पर रिसेंट डाटा, भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। 55% से अधिक कृषि और उद्योग का योगदान क्रमशः घट रहा है। मतलब क्या, जो यहाँ पे खेती उती जैसे मछली उछली पालना या तो खेती बाड़ी जो करता है, कल गेहूँ जो ये सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे आदमी कम कर रहा है और उद्योग भी कम हो रहा है। गरीबी आएगा, खाली बैंक से पैसा ही निकलेगा तो बैंक को भरेगा तब ना आएगा। निष्कर्ष क्या निकलता है इस चैप्टर का बाबूरे, हम लोग ध्यान समझते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का दर्पण है। इससे सरकार को आर्थिक योजनाएं बनाने, गरीबी मिटाने और विकास के लक्ष्य तय करने में सहायक मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का चैप्टर का जितना मुख्य बात था ये खत्म हो गया। अब हम लोग करते हैं क्या, इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको समझते हैं। फटाफट समझेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है बाबरे, तो CSO लगाता है। कौन लगाता है बाबरे, CSO। राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं, तो 3 विधि है। राष्ट्रीय आय की पहली गणना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है, तो राष्ट्रीय आय भागा जनसंख्या। राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पादन विधि में क्या जोड़ा जाता है, तो उत्पादन मूल्य। राज्य की आय का अर्थ क्या है, तो एक राज्य की कुल आय।
राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र का। भारत में राष्ट्रीय आय सीमित कब गठित की हुई थी? तो 1955। 9 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय आय किसका दर्पण है? तो देश की आर्थिक स्थिति का। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का अर्थ क्या है? तो जीवन स्तर में सुधार। आ जाते हैं बाबू हम लोग अब यहाँ पे, देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखो तो हो रहा है ना, हम फ्लाइट मोड करने भूल गए। राज्य की आय से आप क्या समझते हैं? किसी राज्य की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों को राज्य की आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। तो एक निश्चित अवधि में देश के नागरिक द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अगला है हम लोग का राष्ट्रीय आय की गणना के 2 तरीके के नाम लिखिए। पहला क्या है? उत्पादन विधि और आय विधि। चौथा नंबर बड़ा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली सरकारी संस्था का नाम लिखिए। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो राष्ट्र की को कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्ति आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आगे कह रहा है हम लोग को यहाँ पे राष्ट्रीय आय का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देश की आर्थिक प्रगति, गरीबी और नीति निर्माण के लिए। राष्ट्रीय आय बढ़ने का क्या अर्थ है? देश की उत्पादन और जीवन स्तर में वृद्धि होना। राष्ट्रीय आय की गणना कठिन क्यों है? तो क्योंकि असंगठित क्षेत्र, घरेलू सेवाएं और अवैध उत्पादन का आंकड़ा नहीं मिलता है। अगला देख लेते हैं हम लोग भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान कब लगाया गया था? 1868 में दादाभाई नौरोजी द्वारा। राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। अगला आ जाते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों को समझाइए। 3 प्रमुख विधियां हैं। उत्पादन विधि, सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन मूल्य जोड़ना। आय विधि, देश के नागरिकों की कुल आय जोड़ना। व्यय विधि, वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल खर्च को जोड़ना, है ना बाबरी। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान की समस्याएं लिखी। तो क्या होगा बाबरी? असंगठित क्षेत्र की जानकारी का अभाव, घरेलू सेवाओं का मूल्यांकन कठिन, अवैध उत्पादन का अभाव, सटीक आंकड़ों की कमी, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रभाव। अगला देख लेते हैं राष्ट्रीय आय को उपयोग बताइए। राष्ट्रीय आय को उपयोग बताइए। देश की आर्थिक प्रगति का मापन, प्रति व्यक्ति आय की गणना, आर्थिक नीतियों का विनिर्माण, गरीबी और असमानता का आकलन, विभिन्न क्षेत्रों की तुलना। अगला है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर बताइए। राष्ट्रीय आय देश की कुल आय है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर को दर्शाती है, जबकि राष्ट्रीय आय देश की कुल आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। अगला देख लेते हैं अब हम लोग 5 नंबर भारत की राष्ट्रीय आय की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। तो भारत में राष्ट्रीय आय सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र है। लगभग 55% कृषि क्षेत्र का योगदान घट रहा है। औद्योगिक क्षेत्र धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय आय बढ़ने से लोगों का जीवन स्तर सुधार हो रहा है ना, सुधर रहा है। जो भी हो, यहाँ पे क्या होता है बाबू, हम लोग का चैप्टर जो है द एंड हो जाता है। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द, है ना। मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना, बहुत आसान है। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया।